हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, ये प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आरएएस में प्री और आईएएस के अंदर ये प्री और मेंस दोनों के लेवल पर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि आरएस का सिलेबस जो है वो टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है, तो हो सकता है इसको भी प्री के साथ साथ मेंस में भी शामिल कर दिया जाए। तो इसे ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे ब्रीफली थोरोली पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो आरएसपी और आईएसपी के अंदर आपको हमेशा 100% कुछ क्वेश्चंस आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वो हो सकता है बेसिक कंसेप्ट के बेसिस पर वो क्वेश्चन हो या फिर वो करंट बेस्ड क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन पक्का होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे। चलिए, इसके अंदर अपन स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, तो वो ये है। सबसे पहले अपन कवर करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री, संक्षिप्त इतिहास, कि स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कैसे इसकी शुरुआत हुई और इंडिया के अंदर क्या क्या धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुए, और आज हम जहां पर स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर जिस मुकाम पर हैं, तो वो हम कैसे स्टेप बाय स्टेप पहुंचे। ठीक है, उस चीज को देखेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि इसका संगठनात्मक ढांचा क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है संस्थान इस फील्ड के अंदर काम करते हैं और वो किसे रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, और किन संस्थानों का क्या कार्य है, वो कहाँ पर अवस्थित हैं, ये भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। और इससे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आते हैं प्री के अंदर, आरएएसपी के अंदर स्पेशली। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ऑर्बिट्स, कक्षाएं, कि कक्षा क्या होती है। ठीक है, सैटेलाइट कहाँ चक्कर लगाता है, कक्षा क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है और उनके क्या क्या उपयोग होते हैं। ठीक है, अगला हम जो टॉपिक कवर करेंगे इसमें वो है प्रोपेलेंट्स या प्रणोदक। प्रणोदक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में अगला हम टॉपिक कवर करेंगे लॉन्च व्हीकल्स, प्रक्षेपण यान। नाम अपने आप में बता रहा है, जिनके द्वारा आप सैटेलाइट को या किसी भी इक्विपमेंट को लॉन्च करोगे, स्पेस के अंदर प्रक्षेपित करोगे। इन्हें सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम रॉकेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला जो हम इसके अंतर्गत टॉपिक कवर करेंगे वो है आपके सैटेलाइट्स, उपग्रह, कि कितने उपग्रह क्या होता है और कितने प्रकार के उपग्रह होते हैं, कितने प्रकार के स्पेस मिशन जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। और उसके बाद अगला जो हम देखेंगे वो कि इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस ऑफ इंडिया, की भारत की कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस जो है हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए या स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जो मिशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और इस प्रकार से हम कंप्लीट स्पेस टेक्नोलॉजी जो है उसे कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री की। ठीक है, तो इसके अंदर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है वो किया जा सकता है। देखो, देयर आर 3 मेन वेज टू स्टडी स्पेस, कि अंतरिक्ष का अध्ययन करने के 3 मुख्य तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है कि स्टडी स्पेस व्हाइल स्टेइंग ऑन अर्थ, कि पृथ्वी पर रहते हुए अंतरिक्ष का अध्ययन करना। ठीक है, देखो ये थोड़ा पुराना मेथड है, ठीक है, या कन्वेंशनल मेथड आप कह सकते हो, जिसके अंतर्गत नंगी आंखों से या फिर दूरदर्शी जो टेलीस्कोप्स होते हैं उनकी सहायता से स्पेस में हो रही घटनाओं को, इवेंट्स को, और स्पेस के अंदर जो सेलेस्टियल बॉडीज है, खगोलीय पिंड है, उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। जब वातावरण साफ होता है, ठीक है, तब आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे वीनस जो है, ठीक है, वो शुक्र ग्रह जो है वो हमारे को नंगी आंखों से भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार की, और धूमकेतु, कॉमेट्स जो हैं या एस्ट्रॉइड्स हैं, इस प्रकार की कुछ घटनाएं जो होती हैं वो हम पृथ्वी से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर हम दूरदर्शी या टेलीस्कोप का यूज करें तो हम और लंबी दूरी की जो घटनाएं हैं उन्हें क्लियरली देख सकते हैं। तो पृथ्वी पर रहते हुए अंतरिक्ष का अध्ययन करना, ये पहला तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो है कि स्टडी स्पेस बाय स्टडिंग रेडिएशंस एंड ऑब्जेक्ट्स कमिंग फ्रॉम स्पेस, कि अंतरिक्ष से जो रेडिएशंस या विकिरणें आ रही हैं या कोई पिंड आ रहे हैं, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, ठीक है, वो जो आ रहे हैं उनका अध्ययन करके हम अंतरिक्ष के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, और तीसरा जो इसका तरीका है या तीसरा जो मेथड है वो है स्टडी स्पेस बाय सेंडिंग ह्यूमंस, ठीक है, और एनी मशीन्स इनटू स्पेस, की आप मनुष्य को अंतरिक्ष के अंदर भेजो या किन्हीं मशीन्स को अंतरिक्ष के अंदर या ग्रह के ऊपर
किसी दूसरे ग्रह के ऊपर भेज करके उसका अध्ययन करो। जैसे हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि अंतरिक्ष में जाकर के स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जिनके अंदर मशीन्स को, रोबोट्स को, जिन्हें हम लैंडर, रोवर, आगे हम बात करेंगे इन सब के बारे में, उन्हें स्पेस के अंदर लॉन्च किया गया है। टेलीस्कोप्स जो हैं उन्हें लॉन्च किया गया है स्पेस को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं कि स्पेस को स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब हम कैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत हुई इंटरनेशनल लेवल पर और कैसे इंडिया के अंदर भी इसकी शुरुआत हुई उसको हम ब्रीफली देखना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अक्टूबर 1957 के अंदर रशिया ने दुनिया का पहला सैटेलाइट जो था स्पुतनिक फर्स्ट उसे लॉन्च किया, ठीक है। यूएसएसआर जो था उसने 1957 के अंदर दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट जो है उसको लॉन्च किया। ये पहला आर्टिफिशियल या मैन मेड सैटेलाइट था, मनुष्य द्वारा निर्मित। देखो, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, एक होता है कृत्रिम उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह, ठीक है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। लेकिन पहला कृत्रिम उपग्रह या मैन मेड सैटेलाइट कौन सा था, तो वो स्पुतनिक फर्स्ट था। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी और वो प्रतिस्पर्धा थी गुटबाजी, जिसने गुटबाजी को बढ़ावा दिया, खेमेबाजी को बढ़ावा दिया विश्व के अंदर। तो वो लोग अलग अलग कंट्रीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे, विश्व के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको दिखावा करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, आपको मेरी तरफ आने में या मेरे गुट के साथ शामिल होने में बेनिफिट है, ठीक है। तो इसलिए जो दिखावे वाली टेक्नोलॉजी थी उन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया, उस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए। दिखावे वाली टेक्नोलॉजीज मेजरली कौन कौन सी, तो वो है आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आप बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हो, जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब्स होते हैं, आप बड़ी बड़ी मिसाइल्स बनाते हो, लंबी दूरी की मिसाइल्स बनाते हो। दूसरी होती है आपकी स्पेस, जिसके अंदर आप रॉकेट्स बनाते हो, दुनिया को दिखाते हो कि हम अंतरिक्ष तक जा सकते हैं, हम चंद्रमा तक जा सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या करते हो, विश्व के अंदर अपना प्रभुत्व या अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, और अपनी एक गुट के अंदर दूसरे देशों को शामिल करना चाह रहे थे। और इस रेस के अंदर शुरुआती जो बाजी मारी थी वो मारी थी यूएसएसआर ने। शुरुआत के चरणों के अंदर यूएसएसआर यूएसए से काफी आगे था, लेकिन थोड़े समय बाद में क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और इकोनॉमिकली वो उसे बैक नहीं कर पाए, इस कारण से उनका स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े कमजोर होते गए और यूएसए जो है वो आगे बढ़ गया। चलिए देखते हैं इसको आगे, ठीक है। तो पहला जो सैटेलाइट था स्पुतनिक फर्स्ट वो यूएसएसआर ने लॉन्च किया अक्टूबर 1957 में। दूसरा जो सैटेलाइट था वो था स्पुतनिक 2 और वो लॉन्च किया गया नवंबर 1957 के अंदर यूएसएसआर द्वारा। अब इसमें क्या खास बात थी, तो इसमें खास बात ये थी कि यूएसएसआर ने पहली बार किसी जीव को, ठीक है, किसी जीवित आप ये कह सकते हो जीव को अंतरिक्ष के अंदर भेजा था। और वो जीवित जीव कौन था, वो था आपका एक कुत्ता जिसका नाम था लाइका, ठीक है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हर चीज पर, हर कदम पर जो है दिखावे की बात हो रही है। यहाँ पर होड़ मची हुई है कि देखो, पहला सैटेलाइट हमने लॉन्च किया, उसके बाद में पहला जो जीव है अंतरिक्ष में भेजा, तो वो किसने भेजा, वो हमने भेजा। इस प्रकार की चीजें हो रही है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 1958 के अंदर यूएसए द्वारा नासा की स्थापना की गई। यूएसए ने अपनी स्पेस एजेंसी की स्थापना करी, जिसका नाम उसने क्या रखा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस चीज को ध्यान देना भाई, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अमूमन हम जो है नासा का नाम जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसका पूरा नाम एडमिनिस्ट्रेशन है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद में 1961 के अंदर बहुत ही जल्दी, जैसे ही नासा की स्थापना हुई, उसके विद इन 3 इयर्स यूएसए ने जो है अपोलो मिशन या अपोलो प्रोग्राम जो है उनको शुरू कर दिया था, ठीक है। और इन्हीं अपोलो प्रोग्राम के तहत 1970 के अंदर भेजा गया था एक अपोलो 11 मिशन। और इस मिशन ये था मैन्ड मिशन टू मून, की एक मानव मिशन था चंद्रमा के लिए, जिसके अंदर बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने चंद्रमा पर वो गए और चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति बने आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि होड़ लगी हुई है, यहाँ पर सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, किसी जीव को अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा। और यहाँ पर यूएसए क्या कर रहा है, तो कि चंद्रमा पर सबसे पहले मनुष्य को भेजने वाला देश कौन सा बन गया, तो यूएसए बन गया, ठीक है। चलिए, तो ये ब्रीफ हिस्ट्री थी कि किस प्रकार से स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत हुई इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कि भारत के अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है उसकी शुरुआत हुई 1960s के दशक के अंदर।
देखो हुआ क्या कि हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो कई मामलों में बहुत विजनरी थे। उन्होंने इस चीज को बहुत पहले ही समझ लिया कि भारत जो एक विकासशील देश है जिसका शोषण किया गया है अंग्रेजों द्वारा बहुत लंबे समय से, अगर उसको सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट करना है तो उसको टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर महारत हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके लिए जितना जल्दी कदम बढ़ाया जाए उतना ही अच्छा है। तो इसीलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी के फील्ड जो है उसके अंदर शुरुआत करी। यद्यपि इंडिया के पास में उस वक्त इतना पैसा, सफिशिएंट पैसा नहीं था, सफिशिएंट एक्सपर्टीज नहीं थी, लेकिन मनोबल था, ठीक है, तो उस डायरेक्शन के अंदर काम करना शुरू किया गया। तो नेहरू जी जो थे उन्होंने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, वो ब्रिटेन के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे और आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य कर रहे थे। उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया और उनको देश के अंदर साइंस एंड डेवलपमेंट करने के लिए प्रेरित किया, और होमी जहांगीर भाभा जो है उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया और वो इंडिया आ गए, ठीक है। तो इंडिया के अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत जो है वो 1960s के दशक के अंदर शुरू होती है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को, परमाणु ऊर्जा विभाग को दी गई थी इसकी जिम्मेदारी, जिसके अध्यक्ष उस वक्त कौन थे, तो उस वक्त इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और कालांतर में इसके अध्यक्ष जो बने थे वो थे आपके विक्रम साराभाई, ठीक है। इस चीज को समझना भाई कि शुरुआत के अंदर हमारे पास स्पेस हमने कोई डिपार्टमेंट या कुछ नहीं बनाया था, पहले से हमारे पास एक डिपार्टमेंट था जिसको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ऑलरेडी हेड कर रहे थे। तो बस क्योंकि साइंटिफिक लेवल पर हमारे पास में ज्यादा कुछ एक्सपर्टीज नहीं थी, इसीलिए शुरुआत के अंदर बस इन्हें एक जिम्मेदारी दी गई कि चीजों को इनिशिएट तो किया जाए एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद में 1962 के अंदर इंकोस्पार का गठन किया गया, ठीक है। इंकोस्पार क्या है, तो ये है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। इंकोस्पार का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर विक्रम साराभाई को, ठीक है। और विक्रम साराभाई ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड के अंदर बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया है इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये इंकोस्पार के अध्यक्ष बने थे, इसरो के पहले अध्यक्ष रहे थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन इन इंडिया या स्पेस रिसर्च इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद में 1962 के अंदर ही इंकोस्पार के गठन के साथ ही 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टर्ल्स जो है उसकी स्थापना की गई थी। थुम्बा कहाँ है, तो ये केरला के अंदर है, ठीक है। केरला में बिल्कुल नीचे का पॉइंट जो है वहां पर जाते हुए आपको थुम्बा देखने को मिलेगा। तो थुम्बा के अंदर एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की जो है स्थापना की गई। अब इस चीज को देखना भी, इसको इक्वेटोरियल क्यों कहा गया है। देखो रॉकेट जो लॉन्च किए जाते हैं उसके लिए कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। उनके अंदर दो सिग्निफिकेंट चीजें क्या है, तो पहली चीज ये होती है कि उसे इक्वेटर के जितना नजदीक से प्रक्षेपित किया जाए उतना ही फायदा रहता है, ठीक है। और इसीलिए हमने हमारे इक्वेटर के पास में सबसे नजदीकी जो क्षेत्र है, सदर्न जो इंडिया है, उस साइड के अंदर हमने थुम्बा जो है वहां पर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो उसकी स्थापना करी, ठीक है। उसके बाद में अगला जो है नवंबर 1963 के अंदर टर्ल्स से, यानी कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है, यहाँ से भारत का पहला जो साउंडिंग रॉकेट है नाइक अपाचे, उसका प्रक्षेपण किया गया। अब ये साउंडिंग रॉकेट क्या होता है, देखो साउंडिंग रॉकेट जो है वो एक्चुअली टेस्टिंग रॉकेट्स होते हैं, जहां पर आप अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी कैपेबिलिटीज को, आपने कोई नया सिस्टम डेवलप किया है, नया कोई इक्विपमेंट या डिवाइस जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, उसको टेस्ट करने के लिए आप उस सैटेलाइट या रॉकेट जो है उसको प्रक्षेपित करते हो, ठीक है, अपनी कैपेबिलिटीज या अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसे टेस्ट करने के लिए। तो भारत ने अपना पहला जो रॉकेट प्रक्षेपित किया था वो क्या था, वो नाइक अपाचे था, और ये जस्ट एक टेस्टिंग रॉकेट था, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, ये एक साउंडिंग रॉकेट था, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त 1969, उस दिन क्या हुआ, इसरो की स्थापना की गई। इसरो क्या है, भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंकोस्पार जो था उसी को ही आगे इसरो के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, और विक्रम साराभाई जो उसके अध्यक्ष थे वो ही आगे इसरो के अध्यक्ष बने, ठीक है। तो इसरो की स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1969 को, और इसरो क्या है, तो इसरो इंडिया का स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, ठीक है। फिर 1972 के अंदर स्पेस कमीशन यानी कि अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया। देखो अब ये स्पेस कमीशन या अंतरिक्ष आयोग जो है इसका कार्य क्या है, देखो अंतरिक्ष आयोग का कार्य है
कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर या स्पेस रिसर्च के फील्ड के अंदर नीतियों का निर्माण करना, जो पॉलिसी है उन्हें फॉर्मुलेट करना कि किस प्रकार से क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, किस दिशा के अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो आयोग का कार्य है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और इस विभाग का जो कार्य है वो है कि आयोग द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को क्रियान्वित करना, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है ना। अब एक चीज देखना कि जो विभाग होता है, कोई भी डिपार्टमेंट होता है, उसका हेड कौन होता है। आपने अमूमन देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर या सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर आपने देखे होंगे कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको हेड करने वाले कहलाते हैं सचिव, और मोस्टली जो है ये आईएएस होते हैं या कोई बड़े ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आईएएस होते हैं, और विभाग को जो हेड करते हैं उन्हें कहा जाता है सेक्रेटरी या सचिव। ठीक है, अब देखना विभाग का जो अध्यक्ष होता है, विभाग का जो सचिव होता है वो अंतरिक्ष आयोग का, स्पेस कमीशन का पदेन अध्यक्ष भी होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो डिपार्टमेंट है जो उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का कार्य कर रहा है, और जो कमीशन है जो उन नीतियों के निर्माण का कार्य कर रहा है, इन दोनों के बीच में तारतम्य बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि ये तो किसी और डायरेक्शन के अंदर जाना चाह रहे हैं, और जो विभाग है उसको वो चीज अगर सही नहीं लगती है तो फिर क्या होगा, दोनों के बीच में खींचातानी होगी। और आप जानते हैं कि भाई स्पेस और कुछ चीजें, डिफेंस हो गया, ये कुछ चीजें ऐसी जो हैं ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इनके अंदर खींचातानी हो, किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन की लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो, तो ये चीजें सही नहीं है। इसीलिए क्या है कि आपका जो स्पेस कमीशन है उसके जो हेड होते हैं वही कौन होते हैं, आपके विभाग के सचिव भी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। इस कारण से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहता है, और जो नीतियां बनाई जाती हैं वही नीतियां आगे इंप्लीमेंट होती हैं, और जो नीतियां इंप्लीमेंट की जा सके ऐसी ही नीतियां बनाई जाती हैं। तो दोनों के बीच में क्या है, एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ठीक है, फिर इस चीज को समझना कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। किसके अंडर में काम करता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में काम करता है। क्यों? क्योंकि स्पेस जो है, स्पेस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, या आपका डिफेंस हो गया, ये सारी चीजें क्या है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इसी कारण से स्पेस डिपार्टमेंट जो है वो प्रधानमंत्री को डायरेक्टली, या फिर आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को रिपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर और क्या डेवलपमेंट्स हुए। देखो 1975 के अंदर क्या हुआ कि भारत द्वारा पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो है, प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट नाम से था, वो लॉन्च किया गया। आर्यभट्ट भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पर हमारे सैटेलाइट का नाम रखा गया था। पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट प्रायोगिक उपग्रह जो था आर्यभट्ट, उसे 75 के अंदर लॉन्च किया गया। उसके बाद में 1979 के अंदर हमने क्या किया, तो हमारा पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, पहला एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रह। देखो सुदूर संवेदन और सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या होते हैं, ये आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। अभी बस आप एक बार इन चीजों को ध्यान दो। ठीक है, तो पहला जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भास्कर 1, उसको लॉन्च किया गया 1979 के अंदर। ठीक है, और ये किसकी सहायता से लॉन्च किया गया, तो ये चीज ध्यान रखना, ये यूएसएसआर, सोवियत संघ की सहायता से इसे लॉन्च किया गया था। भास्कर जो है वो भी भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ रहे थे, प्राचीन भारत के। ठीक है, उसके बाद में 1980 के अंदर क्या हुआ, देखो 1980 के अंदर भारत के अंदर स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, SLV-3 द्वारा स्वदेशी निर्मित उपग्रह RS-1, रोहिणी सीरीज का जो सैटेलाइट था, फर्स्ट सैटेलाइट था जिसका नाम रखा गया RS-1, रोहिणी सीरीज सैटेलाइट फर्स्ट। ठीक है, RS-1 जो है उसको लॉन्च किया गया कहां से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। अब इस चीज को समझना कि 1980 क्यों इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर हमने हमारे द्वारा बनाया गया जो उपग्रह है उसे हमारे द्वारा बनाए गए प्रक्षेपण यान या रॉकेट द्वारा ही, हमारी जगह से ही हमने, या हमारे ही लॉन्च पैड द्वारा हमने क्या किया, उसको लॉन्च किया है। तो अब हम सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो चुके थे 1980s तक आते आते। ठीक है, उसके बाद में देखना 1982 के अंदर हमने भारत का जो पहला संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट 1A, इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1A, उसको लॉन्च किया। इसे किसकी सहायता से लॉन्च किया, तो इसे हमने लॉन्च किया नासा की सहायता से। ठीक है, यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है इसकी सहायता से। लेकिन ये प्रक्षेपण क्या रहा, तो ये असफल रहा। ठीक है, ये जो लॉन्चिंग थी ये फेल हो गई। तो अब इस चीज को अच्छे से समझना यहाँ पर कि देखो
एक हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आया है और उसके बाद में हमारा आया है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये क्या होते हैं आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। तो जब 1982 के अंदर इनसैट 1A का प्रक्षेपण असफल हो गया तो उसके बाद में इनसैट 1B को प्रक्षेपित किया गया 1983 के अंदर, ठीक है। तो भारत का पहला जो संचार उपग्रह, जो सक्रिय संचार उपग्रह था, एक्टिव सैटेलाइट था, एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो था इनसैट 1B। और ये कब लॉन्च किया गया? तो ये 1983 के अंदर लॉन्च किया गया। किसकी सहायता से? तो नासा की सहायता से लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम देखते हैं 1984 के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ इंडिया के अंदर। देखो कि राकेश शर्मा जो थे, भारत के एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स जो है उसके पायलट थे राकेश शर्मा, और ये पहले भारतीय बने जो अंतरिक्ष के अंदर गए, या पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। 1984 में ये सोवियत संघ के स्पेसक्राफ्ट या जो रॉकेट था सोयूज T11, उसके द्वारा सोवियत संघ के स्पेस स्टेशन साल्यूट 7 पर गए थे, ठीक है। और वहां पर इन्होंने 7 दिन और 21 घंटे बिताए थे, ठीक है। इस चीज को देखो ध्यान करना कि उसके बाद में राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष के अंदर गए थे उसके बाद में स्पेस की फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आई थी। जैसे हम अगर हमारे बचपन को याद करें, ठीक है, जो 90s के जो बच्चे हैं, ठीक है, 91 से लेकर के 2000 के बीच में जो भी बच्चे जन्मे हैं, मोस्टली उन लोगों को ध्यान होगा कि हमने हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर राकेश शर्मा के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम उनसे इंस्पायर होते थे स्पेस या साइंस की फील्ड की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो राकेश शर्मा पहले भारतीय थे। अब राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष के अंदर गए थे तो उस वक्त हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनसे इनकी बात हुई थी और इंदिरा गांधी जी ने उनसे ये पूछा कि ऊपर से, स्पेस से भारत कैसा दिखाई देता है। तो इन्होंने एक लाइन के अंदर कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तो ये थे हमारे राकेश शर्मा। उसके बाद में अगली बात करें हम 1987 की, तो 1987 के अंदर ASLV का सफल प्रक्षेपण किया गया। इससे पहले हम SLV, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसको डेवलप ऑलरेडी कर चुके थे। अब हमने क्या डेवलप किया है? तो अब हम बात कर रहे हैं ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो उसको और ऑगमेंट करके, उसको और आवर्धित करके, बेटर करके बनाया गया, उसका सफल प्रक्षेपण किया। ये SLV क्या है, ASLV क्या है, PSLV, GSLV, ये सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस अभी इनको टाइमलाइन देख रहे हैं हम, तो एक बार इसे बस नोटिस करें। उसके बाद 94 के अंदर PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, उसका सफल प्रक्षेपण किया गया। इंडिया ने उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया। उसके बाद 2001 के अंदर इंडिया ने GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका सफल प्रक्षेपण किया। और ये क्या है? तो ये इसरो का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल है अभी तक का, ठीक है। और PSLV जो है वो अभी इसरो का सबसे मुख्य प्रक्षेपण यान है, जिसको मेनली हमने बहुत सारे हमारे जो मिशन हैं वो PSLV के द्वारा हमने कंडक्ट किए हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो चीजें आई हैं आपके PSLV, GSLV, ASLV, SLV, ये लॉन्च व्हीकल्स हैं, प्रक्षेपण यान हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे टाइमलाइन के अंदर बढ़ते हैं हम। आगे हम देखते हैं सन 2008 की बात करें तो यहाँ पर इसरो ने पहला अंतर्ग्रहीय मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया। अंतर्ग्रहीय मिशन या इंटरप्लैनेटरी मिशन का क्या मतलब हुआ कि जो एक प्लैनेट से, या आप कह सकते हो एक सेलेस्टियल बॉडी से दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के लिए किया जाए वो, ठीक है। तो पहला जो अंतर्ग्रहीय मिशन है वो किया, जिसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है। तो इंडिया ने या इसरो ने पृथ्वी से एक सैटेलाइट, एक रॉकेट के थ्रू एक सैटेलाइट या प्रोब लॉन्च किया, जो चंद्रमा के बाहर गया और उसके बाहर चक्कर लगाते हुए, उसको ऑर्बिट करते हुए उसने वहां पर बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करी। तो चंद्रयान 1 के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसने एक ऐसी खोज करी जो दुनिया के अंदर रिवोल्यूशनरी थी, ठीक है। उसके बाद में सन 2013 की बात करें तो इंडिया ने अपना पहला नेविगेशनल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया, और उसका नाम क्या था? तो वो था IRNSS-1A, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इसका जो पहला सैटेलाइट था उसे लॉन्च किया गया। और हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है, इंडिजिनसली डेवलप्ड नेविगेशन सिस्टम, उसका नाम है नाविक। नाविक या IRNSS जो है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। तो पहला हमने जो हमारा नेविगेशन सैटेलाइट है IRNSS-1A, उसको कब लॉन्च किया? तो उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया 2013 के अंदर। उसके बाद में 2013 के अंदर ही हमने एक दूसरा और माइलस्टोन जो है वो अचीव किया इसरो ने,
वो था कि हमने सक्सेसफुली मंगलयान मिशन उसे कंडक्ट किया, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम जिसे कहा जाता है। ठीक है, भारत ऐसा मिशन पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक करने वाला विश्व का पहला देश था। ठीक है, और इसरो जो है उसके बाद में इसरो को बहुत ख्याति मिली। हालांकि आपने इसरो का नोटिस किया होगा कि इसरो को कई जगह पर इसको मॉक भी किया गया, जैसे यूएसए के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कुछ अखबार थे जिनके अंदर थोड़ा डेरोगेटरी कुछ कार्टून वो छापे गए थे, जिसके बाद में उनकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी और उसके बाद उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी थी। लेकिन इससे हमारे को उनकी मेंटालिटी के बारे में पता चलता है कि आज भी कहीं ना कहीं वो लोग इंडिया को कुछ अलग ही नजर से देखते हैं। ठीक है, और वो सारी की सारी सिनेरियो जो है वो अब चेंज हो रही है। इसरो बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन जो है वो अचीव कर रहा है। तो 2013 के अंदर हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है उसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया और ये सबसे कम हमने लागत के अंदर किया। उसके बाद में सन 2014 के अंदर इंडिया ने इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन जो है उसका सफल प्रक्षेपण किया या उसका सफल परीक्षण किया। तो अब ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बस आप इतना समझिए कि क्रायोजेनिक इंजन जो है वो हमारी प्रक्षेपण की क्षमताओं में अभूतपूर्व वृद्धि कर देता है। ठीक है, कि अब हम बहुत भारी सैटेलाइट्स जो हैं उनको लंबी दूरी तक प्रक्षेपित करने के अंदर संभव होंगे। अब हम अंतरग्रहीय मिशन जो इंटरप्लैनेटरी मिशन है लंबी दूरी तक जा सकेंगे। ठीक है, तो 2014 की बात थी ये। उसके बाद में सन 2017 की बात करें तो 2017 के अंदर इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा के अंदर स्थापित किया। पहली चीज तो 104 सैटेलाइट को एक साथ एक ही रॉकेट या लॉन्च व्हीकल द्वारा उसे लेकर के गए स्पेस के अंदर और उसको उन सारे के सारे सैटेलाइट्स को उनकी परफेक्ट ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया या उसके अंदर स्थापित किया उसको। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सारे सैटेलाइट ले जाकर के और वहां पर बस बिखेर दिए, हाँ वो ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ के बाहर बाहर या रिवॉल्व कर रहे हैं बाहर बाहर, ऐसा नहीं था। उनको प्रॉपर उनकी जो ऑर्बिट थी उनके अंदर सटीकता के साथ में स्थापित किया गया और इसरो ने इसके द्वारा क्या किया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो रशिया के नाम पे था और वो इससे आधे से भी कम सैटेलाइट लॉन्च करने का था और इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स जो हैं उनको लॉन्च करके कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उसके बाद में सन 2019 की बात करें तो भारत ने चंद्रयान 2 जो है उसका प्रक्षेपण किया जो पार्शियली सक्सेसफुल था। ठीक है, अब ये चंद्रयान 2 क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ब्रीफली बात करेंगे। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो इवेंट था इसको हमने पूरे देश ने देखा था और पूरे देश इसके साथ जुड़ा हुआ था। पार्शियली सक्सेसफुल रहा था कि इसका जो ऑर्बिटर है वो सक्सेसफुली आज भी मून के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन जो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है वो क्रैश हो गए थे, उनकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं इंडिया की और इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से स्पेस के फील्ड के अंदर डेवलपमेंट्स हुए हैं, इंडिया के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या माइलस्टोन्स हमने अचीव करे हैं। ठीक है, देखो ये जो ब्रीफ हिस्ट्री है इसको पढ़ने का क्या सेंस था, ये था कि अगर इन केस जैसे मेंस के अंदर इससे प्री के अंदर भी इससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई कब किसका डेवलपमेंट हुआ, वो चीज आपसे पूछी जा सकती है, कौन से ईयर, वहां पे आपको मैच करवाया जा सकता है। और मेंस के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर जो स्पेस डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, वो किस प्रकार रहा है और उसके ऊपर आपकी कुछ ओपिनियंस या कुछ चीजें आपसे मांगी जा सकती है। तो उसके अंदर आपको कुछ टाइमलाइन या बेसिक कुछ चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज ब्रीफ हिस्ट्री जो है उसको कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे की चीज जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।